राइट। इन दैट असाइनमेंट आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे बेटा। ये टॉपिक ये समझो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें इसे करना कैसे है, हाउ टू डू इट, है ना। गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सब लोगों ने देख लिया, असाइनमेंट खोल ली? हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक असाइनमेंट और थी, वो भी आपने करनी थी, दैट इज एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेस्ड। हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to overcome the attractive forces between electron and the surface of silver metal। तो क्वेश्चन 1 में वो आपसे कह रहे हैं there is silver metal and here we have one electron। तो जो एनर्जी इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए लग रही है there is 7.52 into 10 raised to power minus 19 joules। तो आप ये कह रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, तो अब आप मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते थे? ई नॉट, यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो आपसे कह रहे हैं हम जो एनर्जी फोकस करेंगे वो तो ई है। ई नॉट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो आपको बेसिकली ई नॉट गिवन था, क्वेश्चन को पढ़ लो। इट इज 7.52 10 raised to power minus 19 joules। दिस एनर्जी इज गिवन टू यू। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, यानी आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, which is being exposed to UV light of lambda 360 नैनोमीटर। तो जो लैम्डा एक्सपोज किया गया है वो 360 नैनोमीटर है। तो अब बताओ, क्या लैम्डा से ई निकल सकता है? कौन बताएगा? क्या लैम्डा से हम एनर्जी निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? यस, बिल्कुल ठीक। तो आप कहोगे E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपका क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी, आपको ई नॉट मिला हुआ है, ई आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो बेटे ई आ जाएगा 6.626 10 raised to power minus 34 3 into 10 raised to power 8। और लैम्डा क्या पुट करेंगे? कौन बताएगा? व्हाट विल बी द लैम्डा वैल्यू? बोलो। 360 करेक्ट, 360 into 10 raised to power minus 9। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा एनर्जी। तो आप यहाँ पे ई पुट करोगे, ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 7.52 into 10 raised to power minus 19। तो आप ये कह सकते हो इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो E माइनस दिस वैल्यू, आप E यहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। बोलो जी, हो जाएगा सॉल्व? एमस्ट्रॉन्ग था, मेरे को तो नैनोमीटर था, एक मिनट, एमस्ट्रॉन्ग था, सॉरी बच्चे। अगर ये एमस्ट्रॉन्ग है तो एमस्ट्रॉन्ग ले लो, ये -10 कर दो, ठीक है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन अब बताओ, हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट? डन, ओके गुड। हाँ जी बेटा, नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे। सेकंड क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले खुद ब खुद अपने आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन समझ आया, क्या करना है, कैसे करना है। कैलकुलेशंस खुद चेक कर लेना बेटे, कैलकुलेशंस भी आपके लिए प्रॉब्लम है,
मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी, करना तो पड़ेगा ही। तो पहले आप इसको करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, और अगर मान लो पावर सेम ना हो तो पावर सेम करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। तो आंसर एंड तक सॉल्व करना है। फिलहाल हम सिर्फ हिंट देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना आ जाए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, when light of 470 nanometer falls on the surface of potassium metal, तो आप हर बार एक डायग्राम बना ही लो तो बेटर रहेगा। लैम्डा आपको गिवन है, तो लैम्डा इज गिवन टू यू। यश का आंसर गलत आ रहा है बेटे, किस क्वेश्चन का? फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, लेट्स चेक। आपने ये कितना आया बेटे, इसको सॉल्व करो। 120 और ये आपके पास आ गया 12, 0 एंड दिस इज 7। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 6.626 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 रेज टू पावर -34 प्लस 7 प्लस 10 माइनस 7.52 10 रेज टू पावर -19। ऐसे किया यश? देखो चेक करो बेटे, ये 17 हो जाएगा, तो नेचुरली इनटू आ जाएगा 10 रेज टू पावर -17, और -17 को आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है। तो अब पहले आप इसको क्या बनाओगे? -19 बना लोगे। -19 कैसे बनेगा? तो आप कहोगे इसको सॉल्व करते हैं। 6, it will become 3.313, 3 2s are 6, 3 1s are 3.10, 12 13 आ गया 4। ठीक है, अब 2 से सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ रहा है 1.104 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू पावर -17। मुझे 19 चाहिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये 100 बन गया 19। तो ये मेरे पास आ रहा है 110.4 10 रेज टू पावर -19 डिवाइडेड बाय 2 -7.52 10 रेज टू पावर -19। ठीक है, सॉल्व हुआ। अब 2 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2s are 10, अगेन 5 2s are 10, 55.2। इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आना चाहिए था, आ जाएगा। राइट, थोड़े से पेशेंट, कैलकुलेशंस के टाइम पे ना थोड़ा मतलब आराम से करना है। ये नहीं सोचना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। कैलकुलेशंस के टाइम पे अपने आप को बिल्कुल 9वीं 10वीं की क्लास में जैसे हम करते थे ना, स्टेप बाय स्टेप, पहले 2 से काट दिया, फिर 4 से, एंड सो ऑन, सेम स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में उसे ध्यान से पढ़ेंगे। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग एक बार जरा उसे रीड कर लो। और बताओ कि क्या आपको कोई हिंट की जरूरत है इस क्वेश्चन में। जस्ट गो थ्रू इट। लैम्डा इज गिवन 470, velocity of electron is given, minimum energy required to remove the electron is to be calculated. Right? करें? ये लैम्डा आपको गिवन है, E नॉट अब आपका क्वेश्चन है, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या पता होता है? 12 mv²। वो v आपको दे रहे हैं, वेलोसिटी इज गिवन 6.4 10 रेज टू पावर 4। लैम्डा इज 470 नैनोमीटर। कर सकते हैं क्वेश्चन, हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 2।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल टेक, करेक्ट, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज पोटेशियम एज अ मेटल। तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहले हम अपने फॉर्मूला को फ्रेम करते हैं। हमें समझ आ रहा है कि ई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब ई नॉट तो हमारा क्वेश्चन है, ई कैसे निकालोगे, एच सी बाय लेमडा, क्योंकि हमें लेमडा गिवन था। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square because we are given with velocity, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला फ्रेम हो गया है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज 6.626 10 raised to power minus 34 3 into 10 raised to power 8 और लेमडा आपके पास है 470 10 raised to power minus 9। half mass of electron is 9.1 10 raised to power minus 31 velocity is 6.4 10 raised to power 4 का whole square। यूनिट्स किलोग्राम में है, बिल्कुल एसआई यूनिट। तो आप कोई भी यूनिट सीजीएस नहीं ले रहे हो, सब कुछ एसआई में है, किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, क्योंकि आपने सब कुछ जूल्स में लिखा है, ठीक है। मेरे पास थर्ड क्वेश्चन एक डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा सबका। Now question number 3, just look at the question number 3. Now third question is, आपके पास है when a certain metal was irradiated with light of frequency given, the photoelectrons emitted had twice the kinetic energy as did photoelectrons emitted when the same metal was irradiated with the light of another frequency. Calculate nu naught. अंडरस्टूड सी बात है। सबसे पहले फॉर्मूला ही फ्रेम करना चाहिए। वो आपसे कह रहे हैं कि एक मेटल है जिसको आपने किसी एक फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट किया है, तो न्यू आपके पास गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि यहां से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं 1 और इसको कर देते हैं न्यू 1। फिर दूसरी बार आपने किसी और फ्रीक्वेंसी से फोकस किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गया Ke2। अब नेचुरल है न्यू नॉट, तो दोनों जगह पर सेम रहा होगा। पहले देख लो क्वेश्चन में, वो आपसे कह रहे हैं सर्टेन मेटल, यानी मेटल सब जगह सेम है। अगर मेटल सेम है और वो आपसे कह रहे हैं कि हमने उस पर एक फ्रीक्वेंसी फोकस की है 3.2 into 10 raised to power 16 हर्ट्ज, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी फोकस्ड है। और फिर वो आपसे कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसी पे 2 into 10 raised to power 16 भी किया, यानी आपने फ्रीक्वेंसी चेंज भी की है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसको पढ़ो जरा, उस लाइन को ध्यान से पढ़ो। वो आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन is twice to that of emitted when this frequency is given, यानी Ke1 is 2 times Ke2। पहले आप ये देख लो, ये बात समझ आए? ये वहां पे एक सेंटेंस में लिखा जा रहा है, हमें उस सेंटेंस को बस रीड करके समझना था और हमें न्यू नॉट कैलकुलेट करना है, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो फॉर्मूला फ्रेम करते हैं बेटे, h nu 1 is equal to h nu naught plus kinetic energy 1। हमारे पास
H को कॉमन ले लें अगर, तो आप कहोगे ν1 माइनस ν0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1। सेम वे ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी H ν2 माइनस ν0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए ν0। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज ν0। तो बताओ इन दोनों इक्वेशंस का क्या करें कि हमारा ν0 कैलकुलेट हो जाएगा। रेशियो ले लो। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या होगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ν1 माइनस ν0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ke2 which is divided by ν2 minus ν1 ν0 and here it is ke2। ke2 और ke2 घट जाएगा। now ν1 की वैल्यू पुट कर दो, 3.6 into 10 raised to power 16 minus ν0 is equal to 2 divided by क्या आ रहा है 2 into 10 raised to power 16 minus ν0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ν0 की वैल्यू सॉल्व कर दो। समझ आया कैसे करना था? हाँ जी बेटे, ईशान समझ आ रहा है बेटा? यस मैम आ रहा है। ओके, समरीत केयर, कोमल, अब आपको समझ आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चंस? डन हो गया? चलो अब मुझे बताओ जी, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन करोगे खुद? आंसर मैच करना अब आपका काम है। हिंट आपके पास है, अपनी कॉपी पे ये हिंट लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब आपने सॉल्व खुद करके देखना है कि वाकई आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? पढ़ लो एक बार, just go through the question। Calculate the energy with which it is bound to the nucleus, मतलब E0 निकालना है। Question number 5, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन है और लैम्डा नॉट भी, लैम्डा भी दे दिया, लैम्डा नॉट भी दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पे लैम्डा गिवन है, यहाँ पे लैम्डा नॉट गिवन है और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो आप इस लैम्डा से पहले एनर्जी निकाल दोगे, इट इज hc बाय लैम्डा। यहाँ पे आप कहोगे E0 इज hc बाय लैम्डा नॉट। तो जब आपने E0 निकाल लिया, E कैलकुलेट कर लिया, तो फिर क्या मुश्किल है, फिर तो काइनेटिक एनर्जी निकल ही सकता है। यस? हाँ जी बेटा, सौमिल हो गए थे क्वेश्चन, तो ट्राई किए थे सबने ये क्वेश्चंस? यस। कोई डाउट है? एनी डाउट? चलो, जिन लोगों ने अब ये क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए, देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस गिवन? 10 क्वेश्चंस थे। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस 1 बाय 1 इसे सॉल्व करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन और नहीं है, 9th और 10th क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। 9th और 10th क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ ताकि आप 10th क्वेश्चन इजीली कर पाओ। 9th क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा एक बार, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 9। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the longest wavelength of radiation with which it can show photoelectric effect? अब वो कह रहे हैं रिमूव इलेक्ट्रॉन करना है फ्रॉम सोडियम सरफेस और 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो ये क्या है, E या E0? What is this value? बोलो। Yes, it is E0। तो आपके पास E0 दे दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the longest wavelength
required of radiation with which it can show photoelectric effect. तो आपसे पूछें कि ये जो वेवलेंथ है वो कितनी होनी चाहिए जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाए। अब ये तो बताया है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप एज्यूम कर लोगे कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी जस्ट इसको होने के लिए कितना चाहिए। तो आपको कहा गया मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ। तो आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम लैम्डा, या फिर वो पूछ सकते थे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब आपको ये 0 मानना है और ये 2.3 है। अब आपको ये पता है इसका मतलब E किसके इक्वल आ जाएगा, E0। काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, तो आपने लिख दिया E इज इक्वल टू E0। यहाँ तक हमने नोट कर लिया। अब बेटा E और E0 बराबर है, क्या मैं लिख दूं hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.3 इंटू 1.602 10 raised to power minus 19 joules। रीजन फॉर दैट इज, मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 10 raised to power minus 19 joules। तो मुझे इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा H जो है वो जूल्स में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमने क्या बना दिए, जूल्स। दैट इज मस्ट, इसके बिना आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता था। अब यहाँ पे H भी पता है, C भी पता है और आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। दिस इज द टारगेट। H है आपका 6.626 10 raised to power minus 34 और ये आ जाएगा 3 into 10 raised to power 8 divided by lambda। तो we can calculate value of lambda, that is question number 9। same way 10th question में भी आपको वर्क फंक्शन मतलब क्या, E या E0? E0 गिवन है, यस E0 गिवन है और आपको E निकालना है। ठीक है जी, समझ आया? तो अब बाकी के सारे क्वेश्चंस आपने 1 by 1 ट्राई करने हैं। और दिस संडे द टेस्ट विल बी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर टिल द टॉपिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक का टेस्ट है, तो आपने अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर टिल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एविडेंसेस। ठीक है, चलो, इट इज ऑब्जेक्टिव। जब सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा टेस्ट है तब ऑब्जेक्टिव ही रखेंगे। जब सिर्फ आपका टेस्ट होगा ना उस टॉपिक का, ओनली केमिस्ट्री, तब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रखा करेंगे। ठीक है, यानी वंस इन अ मंथ 1 सब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव, और जो एक आपके पास कंबाइंड टेस्ट है दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव। हाँ जी बेटे, करें आगे टॉपिक, शुड बी कंटिन्यू। अब मुझे बताओ, आपकी 3 असाइनमेंट्स, एक मैंने भेजा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्वेश्चंस, वो हमने आज ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे। सेकेंड मैंने आपको भेजा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बेसिस पर एक असाइनमेंट। अब बताओ उसमें कोई डाउट्स है, एनी डाउट्स? आपके पास है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में खोलो बेटे, क्वेश्चन खोलो, कौन सा डाउट है बताओ। 8th and 9th। क्वेश्चन बोलना बेटे, क्या क्वेश्चन है? जस्ट रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ओके ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। पहले तो देख लो बेटा, आपका डाउट इसलिए है कि वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पहले बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की असाइनमेंट है, उसका डाउट है ये। क्वेश्चन नंबर 8 इज, आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, आपको वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी चाहिए।
तो एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा, wave number and frequency. These three things are required. बेटे एनर्जी को लिख देते हैं 3 into 1.602 10 raised to power minus 19 joules. And this energy is equal to h nu. तो यहाँ से सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे, क्या आ जाएगा 3 into 1.602 10 raised to power minus 19 divided by h, that is Planck's constant, 6.626 10 raised to power minus 34, और ये जो आंसर आएगा ये हर्ट्ज में होगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया तो आपको पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा c डिवाइडेड बाय न्यू। तो c आपके पास है, न्यू आप निकाल चुके हो तो यहाँ पे पुट कर देना, और फिर आपने निकालना था 1 बाय लैम्डा, दैट यू कैन कैलकुलेट। 1 बाय लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, तो 1 बाय लैम्डा इज, जो आपने ये वैल्यू निकाली उसका उल्टा हो जाएगा, न्यू डिवाइडेड बाय 3 into 10 raised to power 8, that will be lambda in meters, lambda meters में आएगा और ये मीटर इनवर्स में। That is question number 8। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट आपके पास है 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो कैलोरीज per mole for the photon of electromagnetic radiations of wavelength 7600 angstrom. तो लैम्डा इज 7600 angstrom, ये आपको वेवलेंथ गिवन है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें कैलोरीज में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी वांट एनर्जी इन कैलोरी। ठीक है जी, जब आप कहते हो एनर्जी निकालना है तो पहले तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, NhC बाय लैम्डा, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट एनर्जी इन कैलोरी पर मोल। अब पर मोल मतलब एक मोल के लिए, तो N की वैल्यू हो गई एवोगैड्रोस नंबर। तो पहला पॉइंट यहाँ पे था, क्योंकि आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी इन कैलोरी पर मोल, ये हमारा टारगेट है। तो जब आप एक मोल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपका N जो है वो एवोगैड्रोस नंबर हो गया, ये बन गया 6.626 10 raised to power minus 34 into 6.022 10 raised to power 23, और C आ जाएगा 3 into 10 raised to power 8, और लैम्डा हमारे पास आ गया है 7600 into 10 raised to power minus 10। बेटे ये आपके पास आ रहा है जूल पर मोल, आप चाहते हो कैलोरी पर मोल। तो जूल में और कैलोरी में एक रिलेशनशिप होता है, डू यू नो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड कैलोरी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, या वैसे लिखा होता है 4.184 जूल्स। अप्रोक्सीमेटली मैंने ये 4.2 ले लिया है, एग्जैक्ट ऐसा कुछ लिखा होता है। अब आपके पास कैलोरीज में कन्वर्ट करने का काम रह गया है, जूल्स में आपके पास आंसर आ चुका है, तो कैन यू गेट कैलोरीज आउट ऑफ इट? ठीक है, अब आपने इसको यूनिट कन्वर्जन लगाना था, बस दैट्स ऑल। इससे कैलोरीज में आंसर आएगा, और आपको किलो कैलोरीज पूछा गया है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना। ठीक है जी, हो जाएगा। और बताओ जी, एनी द डाउट? 16 8 9 10 16 में आपके पास है 14th 14 में आपके पास 1 पॉइंट ये वाला 3 into 10 raised to power 18 फोटॉन्स,
एनर्जी 1.5 जूल्स, कैलकुलेट द वेवलेंथ, यही वाला है बेटे। इट्स 13। अपना क्वेश्चन बोलो बेटे। क्वेश्चन बोलना बच्चे। आपको इस असाइनमेंट का डाउट पूछना है आपने मेरे से। 13th पूछा है या 14? बोथ। मेरे पास 13th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट इज द क्वेश्चन। Okay, done, ठीक है। At the closest approach, the distance between Mars and Earth is given. When the two planets are at this nearest distance, how long would it take to send the radio message from a space probe from Mars to Earth? Okay. ठीक है बेटा, आपको देखो क्या कह रहे हैं, मार्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस गिवन है। ध्यान से देखो, ये मार्स इमेजिन कर लेते हैं और ये हमारे पास अर्थ इमेजिन कर लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है एंड दैट डिस्टेंस इज 58 मिलियन किलोमीटर्स, 58 मिलियन किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस है हमारे पास। वो आपसे कह रहे हैं अगर ये दोनों बिल्कुल पास पास आ जाए, यानी इतने डिस्टेंस पे आ जाए, तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू सेंड द रेडियो मैसेज फ्रॉम स्पेस टू दैट मार्स टू अर्थ, कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस दे दिया बेटे, वेलोसिटी पता है ना हमें 3 × 10⁸, क्योंकि रेडियो वेव्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जब आपसे कहा गया रेडियो वेव्स, इट मींस वी आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट ही है। तो c का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप मुझे बताओ क्या आप टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस को मीटर में होना चाहिए, आप कहोगे 58 मिलियन मतलब 10⁶, किलोमीटर्स मतलब 1000 मीटर्स, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3 × 10⁸। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड्स में, यानी इतने सेकेंड्स लगेंगे मार्स और अर्थ के बीच में एक रेडियो सिग्नल को ट्रेवल करने में। यानी मार्स पे अगर आप आवाज रेडियो सिग्नल से कोई सिग्नल छोड़ते हो तो उसको इतना टाइम लग जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आउट बच्चे। थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा मुझे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटे। इसके बाद का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, ये 13 था। आपके पास नंबरिंग में इस क्वेश्चन को आपने 13 नंबर मिलाया आपके पास असाइनमेंट में, ये 14 था। ओके, ये 14 है क्योंकि मेरे पास बेटा असाइनमेंट के सीक्वेंस नहीं है। 14, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो जरा एक बार, रीड करना बेटे। Find the number of quantum radiation. Okay, find the number of quanta. Okay. नंबर ऑफ क्वांटा मतलब बेटे n निकालना है। यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, फ्रीक्वेंसी गिवन, और 5 ग्राम आइस को आपने मेल्ट करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज गिवन। ठीक है, 1 ग्राम आइस, इसको मेल्ट करना है
तो 333 किलो जूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। जूल्स, नॉट किलो जूल्स, जस्ट जूल्स। तो बताओ 5 ग्राम आइस के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, बताओ। 333 इंटू 5, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, n निकालना है, दिस इज द एनर्जी। तो एनर्जी इज 333 इंटू 5 इज इक्वल टू n h न्यू। आपको n निकालना है, h पता है, न्यू आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यू आर गिवन विद अ फ्रीक्वेंसी एंड यू वांट टू कैलकुलेट द n। हो जाएगा बच्चे? डन, हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट आउट नंबर 16। ये आपके पास है, थैंक यू, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज, पढ़ लो एक बार। The near ultraviolet photon of wavelength 300 nanometer is absorbed by a gas। तो आपसे कह रहे हैं एक गैस ने 300 नैनोमीटर वाला फोटोन जो है उसको एब्सॉर्ब किया है एंड री इमिटेड 2 फोटोन्स, ठीक है। यानी आपने एक फोटोन, एक पार्टिकल दिया, उस गैस ने एब्सॉर्ब कर लिया, उसके बाद उसने 2 फोटोन्स जो है वो एमिट कर दिए। तो 1 photon, now photon 2 and photon 3, 16। ये है black spot। अब जब ऐसा करेंगे तो नेचुरली बेटे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमें पता था। हमें ये पता है कि जितनी एनर्जी आपने फोकस की होगी, इस गैस ने थोड़ी सी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब की है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। जैसे आपने कहा था ना, E आपने दिया, फिर E0 बन गया और साथ में क्या बन गया था, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे ही एनर्जी जो है वो एक फोटोन जो है, दैट फोटोन यानी एनर्जी का एक पार्टिकल, वो पार्टिकल गैस के पास गया और गैस ने क्या किया, उस पार्टिकल को पूरा एब्सॉर्ब किया और 2 अलग पार्टिकल्स को एमिट किया। तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब h nu1 मस्ट बी इक्वल टू h nu2 प्लस h nu3 होना चाहिए। यस और नो? क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आपसे कह रहे हैं एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब जितनी एनर्जी आपने इस फोटोन से इसको दी, इस पार्टिकल ने उस एनर्जी को अपने पास एब्सॉर्ब किया और उस पार्टिकल से जो 2 फोटोन्स एमिट किए वो डिफरेंट है। अब नेचुरल है आपके पास, आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हो? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा nu1 इज इक्वल टू nu2 प्लस nu3, लिख सकते हैं ना, x तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, और वी कैन राइट c बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू c बाय लैम्डा 2 प्लस c बाय लैम्डा 3। c फिर कॉमन हो गया, इट मींस 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगर फ्रीक्वेंसीज हैं तो ऐसा, अगर वेवलेंथ है तो दिस मैनर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाता, दैट कैन बी डन। समझ आया सबको? ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? आपको इस क्वेश्चन में गिवन था वेवलेंथ 300 नैनोमीटर और 2 फोटोन्स थे, एक में से उसमें से एक 1768।
तो आप कहोगे दिस इज 300 नैनोमीटर में, ये आपके पास लैम्डा 2 लगा लेते हैं, और ये मेरे पास है 760। तो जो लैम्डा 2 आप निकालोगे वो नैनोमीटर्स में ही आ जाएगा, क्योंकि जिस यूनिट सिस्टम में आप वैल्यू पुट करोगे उसी यूनिट सिस्टम में आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ 16th क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, डन। नेक्स्ट आउट 17, 18, 19. Any doubt if you have? No doubt. No doubts? चलो गुड। अब आपकी 2 असाइनमेंट्स पूरी तरह से नेक्स्ट क्लास तक हो जानी चाहिए, 100% वाली। बेटे कभी भी जितने भी टेस्ट क्लियर करने होते हैं, उन टेस्ट के क्लियर करने में जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है कंसेप्चुअल पार्ट। अगर आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं लेकिन आपका कंसेप्ट वीक रह गया तो आप क्वेश्चंस ठीक नहीं कर पाते। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो। जब आपके सब्जेक्टिव अच्छे हो जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव इससे तो सिंपल ही होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन भी थोड़ी कम होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव, जो हम बार बार +1 क्लास में हम आपको बार बार ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं मोड़ रहे, हम आपको कह रहे हैं पहले ये क्वेश्चंस करो। उसका रीजन ये है सो दैट आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग हो जाए, और फिर जब आप ऑब्जेक्टिव करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। यानी आपको लगना चाहिए हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो ईजी है। तो ये ईजी तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो ओके बेटा, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम वापस चलते हैं। हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसकी एप्लीकेशंस कर ली थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मैंने आपको करा दिया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, 2 टॉपिक आप कर चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे थे दैट इज स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम की बात करूं तो बेटे लास्ट क्लास में जब मैंने स्पेक्ट्रम कराया था तो क्लास में सिर्फ 17 स्टूडेंट्स थे, तो बाकी स्टूडेंट 3-4 बच्चों ने क्लास ज्वाइन ही नहीं करी थी। तो तीसरा सेशन अगर चले तो आपने ज्वाइन जरूर करना है, ऐसा नहीं 3rd सेशन में छोड़ो पर ऐसे कर दिया, भाग मत जाया करो। ओके, अब मुझे बताओ स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, मैं इसको दोबारा से बता रही हूँ। स्पेक्ट्रम, वन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज नेम्ड एज डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। Discontinuous spectrum is also named as or line spectrum. अब जब आप स्पेक्ट्रम की बात करने लगते हो तो स्पेक्ट्रम में अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। किसका होता है? दिस इज एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दिस इज ऑफ विच नेचर? डिसकॉन्टिन्यूअस बाय नेचर। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स थे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या आप पहले ही कर चुके हो। या फिर आपने कहा था स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, यानी जब आप विबग्योर लिखते हो तो दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, और वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, राइट। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब आता है तो हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। One is absorption spectrum and second is emission spectrum. So absorption and emission spectrum, 2 types of spectrum are there. Absorption spectrum कब बनता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज जब आपके पास
व्हाइट लाइट सीधा जा रही है थ्रू अ सिंपल ट्यूब। यहां पे आपने कुछ एटम्स रखे हैं, लाइट इज कमिंग आउट पास थ्रू द प्रिज्म, और आप कहते हो लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हुई, जिसमें से 2 वेवलेंथ्स आर मिसिंग, 2, 3 कुछ भी मिसिंग हो सकता है, तो आप कहोगे 2 वेवलेंथ्स आर मिसिंग। ये मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का। तो अगर यहां सोडियम के वेपर्स हैं, तो जैसे व्हाइट लाइट इसमें से पास होती है, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स थे, 7 कलर्स में से ये 2 लाइंस गायब हो गई हैं, बाकी सारे कलर्स वहीं के वहीं हैं। तो आप कह सकते हो बाकी 7 कलर्स हैं, सिर्फ 2 वेवलेंथ गायब हो गई। तो आपने कहा 5896 एंड 5890 एंगस्ट्रॉम आर मिसिंग। ये 2 मिसिंग वेवलेंथ थी, तो ये किसका स्पेक्ट्रम हो गया? सोडियम का। हम कहेंगे सोडियम का कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन की एब्सॉर्प्शन? तो आंसर हो गया एब्सॉर्प्शन, क्योंकि सारे कलर्स में से ये 2 गायब हैं, इसका मतलब सोडियम ने ये 2 वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर लिए। तो 2 वेवलेंथ्स आर बीइंग एब्सॉर्ब बाय द सोडियम। लेकिन अगर मेरे पास सोडियम का वेपर लैंप होता, यहां पे सोडियम है, यहां से एक लाइट बाहर आती है और आप प्रिज्म में से पास करते, तो आपके पास 2 वेवलेंथ नजर आती, तो आप कहोगे 2 येलो लाइंस आर विजिबल। फिर आपको 2 ही येलो लाइंस दिख रही हैं, ओनली 2 येलो लाइंस आर विजिबल। तो अब आपको ज्यादा कलर्स तो नहीं दिखे, इसका मतलब ये दोनों येलो लाइंस किसने एमिट की हैं? These 2 yellow lines are emitted by sodium। तो वो बन गया एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन में फर्क? हाँ जी बेटे बोलो। नहीं, सोडियम 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, 5890, तो ये येलो कलर की है। These are 2 yellow lines। तो सिर्फ येलो, ये है ही वेवलेंथ येलो है। These are 2 yellow lines। क्योंकि 58 जो है ना, 500 वाली जो 5896 है, ये 90 से लेकर, नहीं आप कह सकते हो 85 से लेकर 6000 तक येलो लाइंस होती है। तो येलो कलर की 2 लाइंस मिसिंग है। और यहाँ पे भी आपके पास 2 येलो लाइंस कौन सी हैं? 5890, 5896 एंगस्ट्रॉम। तो जो एमिट होती हैं वही आपको क्या होती हैं? एब्सॉर्ब भी होती नजर आती हैं। तो वेवलेंथ एब्सॉर्ब बाय द एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेवलेंथ एमिटेड बाय द एलिमेंट। राइट? समझ आया? जैसे अगर हम, हाँ जी, आपका वॉल्यूम क्लियर नहीं हो रहा मुझे, यश थोड़ा सा लाउड बोलोगे? यहाँ पे सैंपल में वेपर स्टेट में, एटम्स को वेपर स्टेट में लेना होता है। अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लेते हो तो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बनेगा। हमें क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इसलिए हम एटम्स को ले रहे हैं, और वो भी गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में। ठीक है? तो आपके पास बना एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां तक बताओ, ये बात क्लियर हुई कि एटम के स्पेक्ट्रम में या तो कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग हो जाती हैं या कुछ वेवलेंथ्स विजिबल हो जाती हैं। न्यू वेवलेंथ्स आर सीन बाय यू।
सोडियम की जगह पे अगर आप कोई और एलिमेंट यूज करते हो, जैसे आपने पोटेशियम के वेपर्स यूज किए, तो वेवलेंथ बदल जाएगी। मान लो पोटेशियम यूज करते हैं तो पेल वायलेट कलर के कलर्स आते हैं, यानी वेवलेंथ जो उसके टाइम पे एमिट होती हैं दोज आर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ पार्ट, वायलेट सा कलर आता है। तो एलिमेंट चेंज करोगे तो स्पेक्ट्रम बदल जाएगा। हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स्ड स्पेक्ट्रम वेवलेंथ होता है और वो उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, राइट? आप सोडियम की जगह पे कोई भी और ले सकते हो, लेकिन फिर ये वेवलेंथ यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि सोडियम की ये दो वेवलेंथ हैं, एब्जॉर्ब भी होती हैं और एमिट भी वही होती है। ओके, अब वो कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये जो है ऐसा नजर आता है जैसे डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे डार्क लाइन ऑन ब्राइट बैकग्राउंड हो, और ये नजर आता है एज इफ दीज आर ब्राइट लाइंस, यानी कलर्ड लाइंस कह सकते हो आप, ऑन डार्क बैकग्राउंड, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, बस ये दो कलर ही दिख रहे थे। तो स्पेक्ट्रम का जो नेचर हमें नजर आ रहा है दैट कैन बी, तो हम कहते हैं डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, और वी कैन से इट्स गोइंग टू बी द रिवर्स। फिर से देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आफ्टर ऑल इसके अलावा हमें क्या समझ आता है। तो मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए थे, मैंने आपसे कहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम in atomic spectrum of an element। अगर आपका एलिमेंट आपने कोई एक ले लिया तो लैम्डा एब्सॉर्ब्ड is equal to lambda emitted। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो एब्सॉर्ब हो रहा था वही सेम एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइक फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। Atomic spectrum is like fingerprint of an element। तो ये किसी एक एलिमेंट के फिंगरप्रिंट जैसा होता है। That means every element has its own fixed values of wavelength, absorbed or emitted। और आप किसी भी एलिमेंट को उसकी वेवलेंथ से पहचान सकते हो। तो वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाय लुकिंग एट दीज वेवलेंथ्स। तो अगर आपको पता करना हो कि कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उसका स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन राइजेस कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था कि स्पेक्ट्रम बन क्यों रहा है। तो क्या रदरफोर्ड इस कॉज को एक्सप्लेन कर पाया था? क्या रदरफोर्ड ने इस कॉज को समझ लिया था? यही उसकी लिमिटेशन थी। Yes, this is the limitation of Rutherford's atomic model। बट स्पेक्ट्रम का कॉज आप कहोगे explained by Bohr's model। explained by Bohr's model। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और उसमें शेल्स होंगी, तो मान लेते हैं आपने ये न्यूक्लियस लिया, दीज आर द शेल्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन
मान लेते हैं हायर शेल की तरफ, ये यहां कहीं जा रहा है। तो जब वो हायर शेल की तरफ जा रहा है तो आप कहते हो इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब, तब ये वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा, लैम्डा एब्सॉर्ब्ड होगा, तब जाके आप कहोगे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टुवर्ड्स हायर शेल। और अगर वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से अंदर की तरफ ले आया तो लैम्डा यानी वेवलेंथ एमिट हो जाएगी। रीजन क्या है बेटे? न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और बाहर जंप करेगा। और अगर न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स अट्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया था जब कोई चीज अट्रैक्शन की तरफ जाती है तो एनर्जी क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। तो जब हम अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। और जब आप अट्रैक्शन से दूर जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है? एब्सॉर्ब्ड। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है? लैम्डा एमिटेड, देयरफॉर एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम तब बनता था जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाएगा। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम लो एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी। तो वो लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जा रहा है, तब आपके पास बन रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यहां आप कहोगे इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जब वो न्यूक्लियस की तरफ आता है तो आपके पास बनता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसा हमें किसने एक्सप्लेन किया? बोहर ने। तो बोहर्स मॉडल, इंडेक्स मॉडल हम बोहर्स मॉडल करेंगे। तो बोहर्स मॉडल ने ये रीजन हमें एक्सप्लेन किया था। अब आप मुझे बताओ, इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम 5th to 7th शेल, 5 से 7 में जा रहा हो तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। और अगर 7 से 1 में आ रहा हो तो 7 to 1। हाँ जी, तो अमोल बताओ बेटे, जब 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? हम अगर 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो स्पेक्ट्रम बनेगा, हम वो तो एमिशन। यस, करेक्ट, एमिशन स्पेक्ट्रम विल बी फॉर्म्ड। अगर हम लोअर से हायर शेल की तरफ जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन, हायर से लोअर किसी भी, जैसे 7 से 2 आओगे तो भी एमिशन, 7 से 3 आओगे तो भी एमिशन। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह से बन गए हैं। तो ये हमारे पास था इन जनरल व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड हाउ स्पेक्ट्रम इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है बेटे, ध्यान से सीधे बैठ के पढ़ाई करो, सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। आपके पेरेंट्स हमें कहते हैं कि कैमरा ऑन करके पढ़वाया करो ताकि ये सीधे बैठे। ये तो हम ही कहते हैं चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, जस्ट कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं बेटा। टीचर्स के लिए आप कभी बड़े नहीं होगे, हमारे लिए तो आप हमेशा ही छोटे हो। जैसे सीधे बैठा करो, क्योंकि अभी बहुत आसान भी लग सकता है और मुश्किल भी, लेकिन फायदा क्या? अगर हम इतनी मेहनत करके भी आउटकम कुछ ना जनरेट कर पाए तो उसका फायदा क्या होएगा? जब बैठे ही हो क्लास लगाने तो लेट्स डू इट सीरियसली। ठीक है, तो +1 क्लास बहुत ही सीरियसली काम करना है, और टीचर चाहे आपको ऑनलाइन मिल रहा हो या ऑफलाइन, उसका एफर्ट आपके लिए होता है। ठीक है, और जब कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा हो तो उसकी बात सुनना आपका एक ड्यूटी बन जाता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं। अब जब हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एटम जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो? आपको क्या लगता है कि आपके फिंगरप्रिंट यूं ही सबके स्पेशल हैं? हम सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं,
हम सबके आई का रेटिना सबसे अलग होता है। दिस इज द रीजन आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपका आई बॉल, आई रेटिना भी स्कैन किया जाता है। इट मीन्स वी आर ऑल डिफरेंट, हम सब में कुछ डिफरेंसेस हैं। एंड दिस इज नॉट बिकॉज वी आर नोइंग साइंस, दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर विच इज गोइंग टू डिक्टेट ऑल दीज रूल्स। हम अपनी पूरी नेचर का, अगर ये हमारा अर्थ है, तो हम अब तक अपनी पूरी साइंस पढ़ के भी इतना जान पाए हैं। आपकी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ शायद इतना भी नहीं जानते। और अगर आप सिर्फ इतना जानते हो तो फिर आप समझ सकते हो कि आप जानते ही क्या हो। जानने को इतना सब कुछ बाकी है, राइट है। 10 तक आपको पता भी नहीं था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम नाम की चीज होती है। अब आपको समझ आ रहा है एटम का भी अपना एक फिंगरप्रिंट है। तो जो एक छोटे से एटम को भी एक अलग आइडेंटिटी दे सकता है, वो नेचर, वो कुदरत कितनी महान हो सकती है, वो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और साइंस पढ़ने का पहला स्टेप ये होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नथिंग बट स्टिल यू आर समथिंग। तुम इतने बड़े यूनिवर्स के सामने तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी तुम कुछ हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस नेचर की मेहरबानी है हम पे, ठीक है। तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हम आपको साइंस इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आपके नंबर ज्यादा आ जाए, वो तो सबके ही आ जाते हैं, चीटिंग करने वालों के भी नंबर आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप साइंस अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको डाउन टू अर्थ होना आना चाहिए। आपको ये समझ आनी चाहिए कि तुम जितना मर्जी जान लो, सब कुछ कभी नहीं जान पाओगे। सब कुछ जानने के लिए तो कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और ये तो सिर्फ 2 साल की बात कर रहे हो आप, +1 और +2, ठीक है। इसलिए कोशिश करो बेटा, सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल, डाउन टू अर्थ, टू बी रेडी टू लर्न, ये पहले अपने अंदर लेके आना पड़ेगा ना कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, तभी आप किसी से कुछ सीख पाओगे। तो कोशिश करो अपने आप को सीख से सीधे बैठा करो। जब क्लास लगाने बैठते हो तो आपके लिए क्लास मतलब यू आर गोइंग टू नो समथिंग अबाउट दिस नेचर। आप उस नेचर के बारे में कुछ जानने जा रहे हो जिसके बारे में जानने के लिए सारी दुनिया पागल है। सब कोई, हर कोई किसको जानना चाहता है? अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है ना कि हम क्यों हैं, क्या है, कैसे बन गए, कैसे मर जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस कहीं नहीं आते। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर किसी के पास नहीं है। और साइंस पढ़ने का मतलब है हम कोशिश कर रहे हैं कि काश हम कुछ समझ पाए। तो टीचिंग साइंस, जैसे मेरे लिए टीचिंग साइंस इज अ रिलीजियस प्रोसेस। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है कि मैं एटम के बारे में या साइंस के बारे में कुछ इतना सा बता पाती हूँ। तो आप तो मेरे से भी कम सीख पाते हो। तो यू शुड बी वेरी मच रिलीजियस अबाउट योर स्टडीज। ये उतना ही पवित्र और इतना ही पूजनीय है जितना मंदिर जाना या गुरुद्वारे में जाना, ठीक है। तो पढ़ाई को ऐसे ही क्या करते हैं, जो लोग इस तरह से कर लेते हैं वो फिर कभी पीछे नहीं बैठते, फिर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जो लोग नेचर के साथ चलते हैं, नेचर उनको अपने साथ ले चलती है, आगे आगे ले जाती है। अगर हम नेचर के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो वो हमें कुचल देगी, खत्म कर देगी। तो इसलिए बेटर है कि हम इसको इसी डेडिकेशन और मतलब प्रॉपर डेडिकेशन के साथ से पढ़ें। अब सोचो एक छोटा सा एलिमेंट हाइड्रोजन, कितना छोटा ये आपको भी पता है कि हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट वन। इस एलिमेंट की बात करें तो अब हम कहते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, यानी एक छोटा सा एलिमेंट जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, उसका भी अपना एक स्पेक्ट्रम है। और सबसे पहले साइंटिस्ट ने इस स्पेक्ट्रम को समझा। जब हमने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो हमें स्पेक्ट्रम में a large number of lines are visible. Large number of lines were observed. ढेर सारा, एक आधी भी नहीं। सोडियम के केस में सिर्फ 2 लाइंस थी और हाइड्रोजन के केस में ढेर सारी लाइंस है। तो साइंटिस्ट हैरान हो गए थे
कि ये कैसे एक छोटा सा एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसमें इतनी सारी लाइंस कैसे आ सकती हैं। उन लाइंस का नाम रखा गया लाइमन सीरीज। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ लाइमन सीरीज बनी। सीरीज मतलब ग्रुप ऑफ लाइंस। बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज एंड हम्फ्रीज। तो आपने वहां पे इतनी सारी लाइंस जब उन्होंने ऑब्जर्व कर ली तो उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सारी लाइंस क्यों बन रही है, इनका लॉजिक क्या है, इनके पीछे रीजन क्या हो सकता है। दैट वाज नॉट क्लियर टू रदरफोर्ड। और अब हमें इसका आंसर चाहिए था और हमें इसका रीजन किसने दिया था? रीजन वाज गिवन बाय बोहर। वो आपसे कहते हैं अब मुझे बताओ हाइड्रोजन ये है, दिस इज हाइड्रोजन। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में ले जाऊं, ध्यान से देखो, मैं इसे उठा के किसी हायर शेल में ले जा रही हूं। ये मान लेते हैं सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम इसे किसी यहां तक ले जाते हैं। चलो अगर आप इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में ले जाते हो तो आप कहते हो जब वो यहां था ये उसकी थी ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल वहीं पर है, लोएस्ट शेल में है, तो ग्राउंड स्टेट में है। और जब वो यहां चला गया तो आप कहोगे एक्साइटेड स्टेट। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा? What is required for this excitation? एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए? Yes, एनर्जी चाहिए। तो आपको कह रहे हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर सकता था। तो आपने इसको एनर्जी दी और इस एनर्जी को लेकर ये हायर शेल में जंप कर गया। और आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? h न्यू। ठीक है, वो आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले से किया हुआ है। ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब अगर एक्साइटेड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन वापस आना शुरू हो जाए तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कभी जंप कर जाता है, फिर वहां से वापस आ जाता है, फिर जंप कर जाता है, वापस आता रहता है। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में आता रहता है। और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम नजर आता है? एमिशन। और जब एब्जॉर्ब करता है तो हमें नजर आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, आप बताओ जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन को यहीं आना है? क्या वो यहां रुक नहीं सकता था? तो आंसर इज यस, वो रुक सकता है। उसकी मर्जी है वो यहां छोटा सा जंप ले ले। इलेक्ट्रॉन की मर्जी है वो सीधा फर्स्ट में आ जाए। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। देयर इज नो यू कैन से कंट्रोल ऑन दैट इलेक्ट्रॉन की कहां जाना है। सिर्फ उसकी अपनी मर्जी है। अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक है, बहुत दूर चला जाएगा। अगर कम एनर्जी है तो थोड़ा कम जंप लगाएगा। अगर उसका मन है कि मैं बहुत स्टेबल होना चाहता हूं तो वो बहुत ही नीचे तक आ जाएगा ग्राउंड स्टेट पे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन करता रहता है, राइट? हमारे पास अब हमें ये समझ आया कि हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम के बनने का वजह, रीजन क्या था। तो रीजन था इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में जाना और फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाना। हाँ जी बेटे। मैम जो भी आपने एक्साइटेड स्टेट समझाई, मैम जो इलेक्ट्रॉन n नंबर ऑफ शेल्स पे जा रहा है, मैम जहाँ पे जाके वो रुक रहा है वो एक्साइटेड स्टेट, हाँ, स्टेट है, तो वो वापस आकर रुक कैसे रहा? उसको बीच में स्टेबल नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि ग्राउंड पे एक्साइटेड स्टेट है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। ये है ना, जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी शेल पे ही रह सकता है, वो इन बिटवीन द शेल्स नहीं रुक सकता। ठीक है, देयर इज अ रूल दैट कि यहाँ पे वो स्टेबल नहीं है,
या तो फर्स्ट शेल में रहेगा या सेकंड में या थर्ड में एंड सो ऑन। तो अगर हम शेल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो मान लो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक डायग्राम है, दिस इज जस्ट इमेजिनरी डायग्राम। हम मान के चल रहे हैं कि हाइड्रोजन में बहुत सारी शेल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन एक है, शेल्स बहुत सारी हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो 2 में चला जाए तो आप क्या कहोगे? ग्राउंड स्टेट से कहां गया? सेकंड शेल में, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आपने कहा ये फर्स्ट शेल था, ये हमारे पास सेकंड शेल है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, दिस इज ग्राउंड स्टेट, मैं आपसे कहूंगी बेटा ये अभी ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप सोचो अगर ये यहां चला जाता तो आप क्या कहते? क्या वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया? सेकंड एक्साइटेड Yes. स्टेट। तो अब हम कहेंगे इट इज नाउ गोइंग टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो है तो एक्साइटेड स्टेट ही, लेकिन ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अगर हम यहां पे ले जाते हैं तो ये बन जाती थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो कई बार वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू रीच एट सम एक्साइटेड लेवल। ऐसे ही मान लो ऐसे दूर कहीं चला जाए, अब हमें नहीं पता वो कौन सी शेल में है, लेट सपोज, तो मैं कहूंगी ये बहुत दूर चला गया है ये, और अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं इंफिनिटी में चला जाए तब मैं कहूंगी नाउ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गुम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन चला ही गया। यानी हम उसे कब तक गया हुआ नहीं मानते जब तक कि वो इंफिनिटी पे नहीं चला जाता। ठीक है, अब बताओ ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट समझ आ गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी कहां है? तो आप कहोगे इन सम हायर एनर्जी शेल, हाई एनर्जी शेल। ये सबसे लीस्ट एनर्जी शेल है, सबसे कम एनर्जी वाली जो शेल है वो कौन सी होती है? फर्स्ट शेल। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ क्या, तो आपको ये समझ आ गया व्हाट इज द टर्म एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये बात समझ आई? Yes. और तब हम कहते हैं, अगर मैं बोलूं कि H पॉजिटिव बन गया है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसका मतलब उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया? एट व्हाट डिस्टेंस? इंफिनिटी, करेक्ट। जब हम किसी को केटाइन बोलते हैं तो हमारा मतलब ये होता है व्हेन आई से H पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फ्री है, वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे जा चुका है। ठीक है, ये ऐसा हमारा अब तक व्यू है। एक्साइटेड स्टेट इज क्लियर, मिटा दो यहां तक। Yes. अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो बताओ कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक, यस, एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, बिल्कुल ठीक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नेचुरल बेटे एमिशन पढ़ना आसान है क्योंकि आपको पता तो है ना कहां तक वापस आना है। एब्जॉर्प्शन में तो इंफिनिटी इज द लास्ट लिमिट, तो वहां तक तो पता ही नहीं इंफिनिटी क्या होती है। तो वो आपसे कहते हैं कि हाइड्रोजन में इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन पहले से कहां पे? दिस इज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही हाई एनर्जी पे जा चुका था। अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में वापस आ जाए, इफ इट इज कमिंग टू फर्स्ट शेल, ठीक है, अब फर्स्ट शेल में आने के लिए उसके पास सारी ऑफर्स है। वो चाहे तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 से 1 आ सकता है, तो क्या बताओ 7 से 1 नहीं आ सकता? तब भी आ ही सकता है। वो चाहे तो 6 से 1 आ सकता है, इट कैन कम फ्रॉम 5 until 1,
4 to 1, 3 to 1, 2 to 1. यानी इलेक्ट्रॉन चाहे एक है लेकिन उसके जंप्स की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? ह्यूज नंबर। तो नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हर बार अलग फ्रीक्वेंसी है, यहां से अलग फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी, हियर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। वो आपसे कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस बनी है, जब n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन वापस आया तो इन सारी लाइंस को हमने कहा लाइमन सीरीज। ऑल दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम एनी शेल टू फर्स्ट शेल। तो आप ये कह सकते हो हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चल के अगर वो फर्स्ट शेल में आके रुकेगा तो हम कहेंगे जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है या जो भी फ्रीक्वेंसी उसने रिलीज की है दैट विल बी नेम्ड एज लाइमन सीरीज लाइन। उसे हम लाइमन फ्रीक्वेंसी कहेंगे या लाइमन वेवलेंथ कहेंगे। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ जी बेटे, लाइमन सीरीज का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी शेल से, यानी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है वो 8 में चला जाए, 9 में चला जाए, 7 में चला जाए, वो कहीं पे भी चला गया है, वापस वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, सीधा ग्राउंड स्टेट पे। अगर वो सीधा ग्राउंड स्टेट पे आता है तो जो भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वो रिलीज करेगा, वो जो लाइन आपको दिखेगी, वो जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी, उस फ्रीक्वेंसी को, उस वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज लाइन। ठीक है, कहीं से भी कहां आना है मुझे? फर्स्ट शेल में, फ्रॉम एनी शेल टू फर्स्ट शेल। हाँ, फर्स्ट शेल हमेशा ग्राउंड स्टेट होती है। हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल ग्राउंड स्टेट का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन शुरू में कभी था, तो बिगिनिंग में वो फर्स्ट में था ना। ठीक है, समझ आया लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइमन सीरीज? तो बेटे लाइमन सीरीज का मतलब है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से चल के वापस कहां आ रहे? फर्स्ट शेल में, and the lines those formed like frequencies thus released are called Lyman series frequency। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारी लाइमन फ्रीक्वेंसीज मिली थी। तो पक्की बात है हाइड्रोजन का यहां से लेके यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अब मुझे बताओ लाइमन सीरीज में आपको क्या समझ आया? लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ सकता है? बोलो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टिल इंफिनिटी, कहीं से भी। इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू, कहां पर आ रहा है? ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल, है ना? तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चल के वापस कहां पे आ रहा है? फर्स्ट शेल में। मुझे बता सकते हो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बताओ, आपके हिसाब से सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी? इंफिनिटी टू 1, क्योंकि आपने कहा कहीं से भी, तो हो सकता है इंफिनिटी पे चला गया हो, तो आप कहोगे इंफिनिटी टू 1 इज द लॉन्गेस्ट लाइन। एंड कैन यू टेल मी द स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज? सोचो। यस, सेकेंड टू फर्स्ट शेल, तो आप कहोगे इट इज 2 to 1। तो आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमने पहला स्टेप पढ़ा है।
In the next coming class, I will continue with the hydrogen spectrum itself. इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. बहुत अच्छे से ध्यान से इसे समझना है, पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फर्दर +1 क्लास. टेस्ट में बेटा हिमाक्षी वहां तक आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स तक. ठीक है. स्पेक्ट्रम नहीं डालूंगी, उससे पहले वाला. ओके. चलो ठीक है बेटा. ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास. ओके Thank you, ma'am. ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.